अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। मैं हूं फातिमा अख्तर और आप देख रहे हैं मॉर्निंग स्पॉट। और मैं हूं आपका को होस्ट बिलाल खान और आपका ही को होस्ट, लेकिन आप लोगों का मेज़बान। बहरहाल आज जो है ना वो बड़ा एक अजीब सा दिल जो है ना वो दुखा हुआ है। क्यों पता है आपको? क्यों? गली से निकला हूं तो सामने एक साहब आ गए और वो रोने लगे, बोलने के ई चालान ने तो बेड़ा गर्क कर दिया भाई। उनके अपने घर के 5 लोगों के जो है वो घर पर आ चुके हैं चालान। तो वो परेशान ये है कि ये भरवाएंगे तो फिर जो आपकी तनख्वाह है वो तो पूरी इसमें चली जाएगी। मगर आपने उनसे सवाल किया कि ये एक्चुअल ई चालान है या जाली, जो अभी हफ्ता भी नहीं हुआ इस चीज़ को और मुसलसल हम ये देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, खबरों में, और एक्सपीरियंस कर रहे हैं कराची वाले कि जाली मैसेजेस के ज़रिए 50,000, 20,000, 30,000, 35,000 डिमांड किया जा रहा है कि भाई आपने फला जगह पर खिलाफ वर्जी की है, ये ई चालान है, ये भर दिया जाए। अच्छा, अब ये भी मुश्किल नहीं रही है ना। वो कहा गया था कि भाई पहले तो एक पिक्चर आएगी, उस पिक्चर के साथ जो है वो आपकी गाड़ी आएगी, फिर गाड़ी के अंदर जो है वो सारे जो आपने मामला किए होंगे वो पूरे डिटेल्स लिखी होंगी। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मैं जिस टाइम पर चालान हो रहा है ना उस टाइम पर किसी और जगह पर हूँ, लेकिन चालान मेरा शार फैसल पर हो रहा है, चालान मेरा जो है वो जौहर चौरंगी पर हो रहा है, चालान मेरा उस जगह पर हो रहा है जहाँ पर ये इन्होंने कैमरा लगाया हुआ है, लेकिन भाई मैं उस टाइम के ऊपर मेरे पास ये प्रूफ मौजूद है कि मैं यहाँ पर था ही नहीं। ये कैसे पॉसिबल है? ये तो खुला तजाद है। आपके पास आया भी था चालान? अब बस माफ़ कर दें मेरा नाम ना लें, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर कोई चीज़ मेरे लिए बात की जाती है तो वो चीज़ हो जाती है। तो चालान के साथ ही हमें वैसे अच्छी बात करने का कहा जाता है और हम हमेशा करते हैं प्रोग्राम के मगर शुरू में। मगर ये इतना बड़ा मसला बन चुका है ये चालान कि कराची वाले जो है ना आप कह रहे हैं कि बस कर दें, और इससे मुताल्लिक हम इस मॉर्निंग शो में आप इस पर बात भी करेंगे और गैस भी लेंगे। मगर उससे पहले कुछ अच्छी बात कर लेते हैं क्योंकि आज जुम्मे का दिन है, बाबरकत दिन है, रहमतें जो हैं उसमें बरकतें जो वो डबल हो जाती हैं, सवाब आपकी डबल हो जाती हैं। तो भाई अच्छी बात का आगाज़ करते हैं और पॉजिटिव रहें। उम्मीद करते हैं कि आप जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे और ई चालान से दूर होंगे। अच्छा जी, अच्छी बात का आगाज़ करते हैं। ज़िंदगी के सफ़र में सबसे कीमती सरमाया वो ताल्लुकात हैं जो हम बनाते हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है, चाहे वो ख़ानदान के रिश्ते हों, दोस्तियाँ हों या काम के साथी। अच्छे ताल्लुकात इंसान की ज़िंदगी में खुशी, सुकून और कामयाबी लेकर आते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छे ताल्लुकात से खुशगवार लम्हात के लिए नहीं बल्कि मुश्किल वक्त में भी सहारा बन जाते हैं। क्यों बिलाल, ऐसा है? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और बहुत अच्छा आपने बताया कि दूसरों की जो खूबियों को सराहना और उनकी हौसला अफजाई करना, ये उनकी जो है वो हिम्मत बढ़ाना या फिर उनकी जो खूबियां हैं ना वो आपकी शख्सियत को, इन तमाम चीज़ों को निखारती हैं। क्योंकि जब आप किसी को अप्रिशिएट करते हैं ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक पॉजिटिव फीलिंग्स जागने लगती हैं, आपका दिमाग पॉजिटिव चलना शुरू हो जाता है, आप हर उस पॉजिटिव चीज़ को अट्रैक्ट करने लगते हैं अपनी तरफ। जब आप इन लोगों को सराहते हैं, उनकी खूबियों को सराहते हैं, उनमें अच्छाइयाँ देखते हैं, बुराइयाँ होती है सब में, कोई मसला नहीं है, लेकिन जब आप उनकी बुराइयों को नज़रअंदाज करते हैं, उनकी क्वालिटीज़ को देखते हैं, यार इसमें ये चीज़ बुरी है लेकिन यार इसमें वो चीज़ बहुत अच्छी है, उस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं आप, तो ऑटोमेटिकली आपकी सराउंडिंग जो है ना वो पॉजिटिव एनर्जी से भरती जाती हैं। दूसरों की खामियों को तो हम फ़ौरन बयान कर देते हैं ना, मतलब एक सेकंड लगता है, वी जस्ट स्पिट आउट कि भाई इसके अंदर ये खराबी है, ये शख्स जो है वो इस चीज़ का जो है ना वो मालिक है और ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तारीफ जब करते हैं ना, लिटरली आपके साथ भी होता होगा, इतने कंजूस है हम तारीफ करने में, अप्रिशिएट करने में, इतने मक्खी चूस और कंजूस है ना कि हम तारीफ ही नहीं करते। आप करती हैं तारीफ? जी मैं करती हूँ। मुझे कोई चीज़, मेरी तारीफ करें? नहीं, आप में कोई तारीफ करने की कोई बात नहीं। देखिए कंजूसी, देखिए कंजूसी देखिए आपने। ये मैंने लाइव एग्जांपल आपको दिखाई है कि जब हम किसी के देखें, मैं मुझसे अगर फातिमा बोलती है, आप मुझसे बोलती हैं, द मोमेंट नहीं प्लीज नहीं, मुझे ये नहीं थी चाहिए लाइव एग्जांपल आपके मुझे लिए। नहीं चाहिए। अगर आप कभी भी किसी की तारीफ की तो क्या किया? एक ही जुमला होता, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि देखिए हम जब तारीफ की बात आती है तो हम पीछे हटने लगते हैं। इट्स नॉट अ जोक। अब मैं तारीफ करूंगी जो कि आपकी काबिलियत है। ही इज़ अ वेरी गुड को होस्ट, अच्छे इंसान है। कभी भी आप इनको फ़ोन करें या इनको कोई मैसेज करें या मैं ही नहीं, कोई और भी लाइक स्टाफ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात हम एक ऑफिस में एक चैनल पर हैं तो एक फैमिली है, तो कोई भी मैंने अभी तक इनकी बुराई नहीं सुनी। वो इसलिए क्योंकि ही इज़ गुड पर्सन, और वैसे भी बिलाल की खासियत है कि मेहनती बहुत है, चीज़ों को सेटल डाउन करते हैं। कोई मुश्किल आ जाए, जैसे हम जाहिर सी बातें काम करते हैं, मॉर्निंग शो की पूरी एक टीम है, कोई मसला हो जाए तो ग्रुप में डिस्कस करते हैं। दिस इज़ योर गुड थिंग। और वैसे भी मैं इनको बहुत शुरू से देख रही हूँ चैनलों में। अब आप ये बताएं, हाउ यू फीलिंग इनसाइड? हाँ
I'm good. ये देखा आपने लाइव एग्जांपल कि फातिमा ने अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ 4 सेकंड की गुफ्तगू की है, लेकिन उस गुफ्तगू के अंदर इनके अंदर जो पॉजिटिविटी थी वो इन्होंने बाहर लाकर दिखाई कि भाई पॉजिटिव जुमले अदा That's किए। great. फातिमा की पर्सनालिटी के अंदर अब ये चेंज आएगा कि उनको बहुत अच्छा फील हो रहा होगा, जितनी उनकी परेशानियां, जितना डिप्रेशन, जितने मामला चल रहे हैं वो सब भूल कर अभी खुश फील करें। यही आपने करना है अपनी जिंदगी के अंदर। अच्छा जी, साथ ही साथ ये होता है कि भाई एक तो झूठी तारीफ होती है, तारीफ कर लें झूठी, मगर जो ताल्लुकात, क्योंकि हम आज बात करें ताल्लुकात की, वो ताल्लुकात जो कि मजबूती के साथ होते हैं। एक तो दोगलापा और चापलूसी वाली मुनाफकत होती है, वो ताल्लुकात होते हैं वो वाली नहीं, दिल से जिनकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, जिन अगर हम उनको देख लेते हैं कि कहीं वो गलत ट्रैक पे चल रहे हैं या वो उन्होंने कोई ऐसा काम कर दिया, तो हम उनको कहते हैं तो उनको शायद वक्ती तौर पर तो लगता है कि वो तनकीद है, मगर वो तनकीद नहीं है, वो ताल्लुकात के बलबूते पर हम उनको ये बता रहे होते हैं कि भाई आप ये जो कर रहे हैं ना अच्छा नहीं है, इससे ये नुकसानात होते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड ट्रू रिलेशनशिप। और ये दोस्ती, ख़ानदान, घर में हर जगह हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं, और इसीलिए कहते हैं कि अच्छे ताल्लुकात सिर्फ तारीफ़ों से नहीं, उसके बुरे वक्त में, अच्छे वक्त में, हंसी खुशी में, कोई मुश्किल आ जाए उसमें भी खड़ा होना चाहिए। तो वो चीज़ जो है आपके लिए उम्मीद और हौसले को बढ़ा देता है। बिल्कुल ऐसा ही है जैसे दूसरों की ज़िंदगी में उनकी अहमियत बनने, ये बहुत अच्छी बात होती है। याद रखें, ताल्लुकात में वक्त और तवज्जो सबसे बड़ी सरमायाकारी। तो जाहिर सी बात है आजकल के मोबाइल के दौर में जब हम ये बोल रहे होते हैं ना कि यार किसी को फ़ोन करना है कि चलो लेट्स मीट, तो उनसे कहना टाइम नहीं है, तो कॉल भी नहीं आती, मैसेजेस भी नहीं आते, टाइम नहीं है, तो टाइम निकालें। ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला ने जो है 24 घंटे को 20 घंटे कर दिया है, वो पूरे 365 दिन साल के हैं, 24 घंटे हैं जो क्लॉक चल रही है। बस ये कि हम बहुत ज्यादा बिजी हो गए। मैं आपको तो ताल्लुकात को बेहतर बनाएं। जो आपने फोन कॉल की बात की ना, मेरे एक दोस्त है, मुझे नहीं याद कि लास्ट टाइम उससे कब बात हुई है। ऑलमोस्ट कोई हमेशा कभी भी बात होती है तो 3, 3.5 या 4 महीने का गैप होता है हमारी कॉल्स पे बात करने में। और कॉल भी ऐसे आती है कि कोई ना कोई इमरजेंसी हो जाए, कोई ना कोई बात हो जाए। लेकिन उसकी एक आदत है, वो हर 3-4 महीने के बाद किसी ना किसी अनयूजुअल मौके के ऊपर वो मुझे कहीं भी देखेगा, या चाहे वो सोशल मीडिया पे मेरी कोई चीज़ देखे या वो टीवी के ऊपर कोई प्रोग्राम देखे, वो कॉल करके ये ज़रूर बोलता है कि भाई आपका जो प्रोग्राम था ना वो बड़ा अच्छा था, उसमें बड़े अच्छे लगे थे, वो जो कपड़े पहने तो अच्छे थे, जो हेयर स्टाइल रखा है ना ये तुम पे सूट करे, इसको कैरी करो। उसकी हर 3-4 महीने के बाद आदत है। तो मुझे वो दोस्त हमेशा याद रहता है अपने दिमाग में कि वो हमेशा अप्रिशिएट करने के लिए कॉल करता है, कभी आपको जो है ना वो डिग्रेड करने के लिए कॉल नहीं। देखिए, अगर आप कोई गलत काम कर रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ हो रही है जिसको बनता है कि नहीं आपको बोल दिया जाए कि यार ये चीज़ अच्छी नहीं है, चलें ये कर लें, तो वो एक पॉजिटिविटी होती है। और अच्छे जो ताल्लुकात जो बेहतर और अच्छे वही होते हैं जो आपको तनकीद भी करें, आपको की इस्लाह भी करें। ये नहीं कि सिर्फ आपकी तारीफ़ करें झूठी झूठी, आप गलत काम भी कर रहे हैं या कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे दिल आज़ारी हो सकती है, किसी के लिए नुकसान हो सकता है, तो उसमें आपका साथ दें। नहीं, ऐसा नहीं है। ताल्लुकात वही अच्छे हैं जो आपके ऊपर तनकीद भी करें, आपकी खुशी में खुश हों, आपके बुरे वक्त में साथ खड़े रहें। और साथ साथ वो ताल्लुकात जो कि दीगर ताल्लुकात होते हैं, माँ बाप के होते हैं, बहन भाइयों के होते हैं, रिश्तेदारों के होते हैं, दोस्तों के होते हैं, मगर वो एक ऑफिस का भी ताल्लुकात होते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है। इस पर भी बात करना बिलाल, वो इसलिए क्योंकि हम ये देख रहे होते हैं और 90% ऑफिस के ये माहौल हो चुके हैं कि एक दूसरे की काट और जो ताल्लुकात है उसको ख़राब किया जाता है। ऐसा होता है कभी कभार। एक जुमला, एक सोच और एक मुस्कुराहट भी आपके ताल्लुकात को ख़राब करती है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी ऐसी सिचुएशन के अंदर आप बैठे होते हैं, लेकिन आपके चेहरे के ऊपर ना कोई ज़बान पे कोई लफ्ज़ नहीं होता, लेकिन चेहरे के ऊपर एक मक्कारी वाली चालाकी वाली जो एक मुस्कुराहट होती है ना, वो जो हर बात के बीच में आपके आ रही होती है, वो मक्कारी वाली जो हंसी होती है ना, वो भी आपके जो है ना वो पूरी और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि भाई आपकी एक गलत बातों से या किसी की जॉब भी जा सकती है, तो प्लीज़ ऐसा ना करें। अच्छा जी, इंटरनेशनली तौर पर ताल्लुकात से शुरू करें। अच्छा जी, ताल्लुकात से शुरू करते हैं। तो हम पहले बात कर लेते हैं उस ताल्लुकात की जो कि बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान और अफगान तालिबान हुकूमत जंग बंदी जारी रखने पर मुत्तफिक हो गए हैं। ये अच्छी खबर है। और जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का ताल्लुक है, इस पर जो ये मुत्तफिक हुए हैं जंग बंदी के हवाले से, वो पॉजिटिविटी है और ये होना चाहिए था और ये हो गया है। इस्तांबुल मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तान और अफगान तालिबान का मुश्तरका एलामिया भी जारी कर दिया गया है। एलामिया तुर्क वजारत ख़ारजा की जानिब से जारी किया गया। मुश्तरका एलामिया के मुताबिक तुर्की और कतर की सालसी में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 25 से 30 अक्टूबर तक इस्तांबुल में मुज़ाकरात हुए हैं।
बिल्कुल, ये मुज़ाकरात दोहा में 18 और 19 अक्टूबर को तय पाए जाने वाले जो है वो मुज़ाकरात हैं, जिसमें जंग बंदी माहे को मजबूत बनाने के लिए ये मुज़ाकरात मुनक़िद किए गए। अब एलामिया जो बता रहा है वो आपके सामने रख दें कि फ़रीक़ैन ने जंग बंदी के तसलसल पर इत्तेफ़ाक़ राय कर लिया है। जंग बंदी के नफाज़ के क़वाइद व ज़वाबित 6 नवंबर से इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात में तय किए जाएंगे, जबकि फ़रीक़ैन ने जो जंग बंदी है उस पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए भी निगरानी और तस्दीक का एक मुश्तरका निज़ाम तश्कील देने पर भी एग्रीड हो चुके हैं कि जो किसी भी खिलाफ वर्जी की सूरत में जिम्मेदार फरीक पर जुर्माना आयद करने का इख्तियार भी रखेगा। अच्छा, एलामिया के मुताबिक सालिस ममालिक तुर्की और कतर ने दोनों फरीक के मुस्बत किरदार को सराहा है, क्योंकि टर्की और हम अगर कतर की बात करें तो ये सालिस का किरदार इन्होंने अच्छे से निभाया और इस्तांबुल में ये मुज़ाकरात हुए पाकिस्तानी वफ़द और अफ़गान जो वहाँ के जो उनके डेलीगेशन थी उनके के लिए। अच्छा, ये काफ़ी दिनों से ये हम आपको बता रहे थे कि भाई कोई मुस्बत पेज पर नहीं पहुंच पाई है, क्योंकि जब ये काबुल फ़ोन करते थे तो वहाँ से कुछ ना कुछ बात की जाती थी, मगर अब इत्तेफाक हो गया है जंगबंदी पर। अच्छा जी, क्या कहा गया है वो थोड़ा सा आपको हम बता देते हैं कि भाई एलामिया में इस बात पर जोर देगा कि वो ख़ुत्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए अपने ताउन को जारी रखेंगे। ये बात तुर्की और कतर के वफ़द ने कहा है और वज़ारत ख़ारजा जो तुर्की के उनकी जानिब से ये बताया गया, तो ये खुश आइन बात है। अच्छा जी, ये तो हो गई, हम बात कर रहे हैं कि भाई इंपॉर्टेंट खबर थी हो गई, मगर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने एक इम्पॉर्टेंट दौरा किया और वो दौरा किया है पेशावर का, जहां कबायली अमायदीन के जरगे से मुलाकात की। फील्ड मार्शल ने कबायली अवाम की सिक्योरिटी फोर्सेस की मुसलसल और गैर मशरूत हिमायत को सराहा है। बिल्कुल ऐसा ही, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा की बहादुर आवाम की कुर्बानियों को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत और तहसीन भी पेश किया, जबकि कबायली अमायदीन ने दहशतगर्दी और अफगान तालिबान के खिलाफ मुसल्लह अफवाज की मुकम्मल हिमायत का जो है वो अदा भी किया। ISPR ने यह बताया है, कन्फर्म किया है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान समेत तमाम हमसायों के साथ अमन के इस वक्त वहाँ हैं, जबकि अफगान जो सरजमीन है उससे पाकिस्तान के खिलाफ सरहद पर अगर दहशतगर्दी हुई तो वो तो नहीं होने देंगे, उसके खिलाफ तो हम सीसा पिलाई हुई दीवार बन के खड़े रहेंगे। अफगानिस्तान की जानिब से जो सरहद पार दहशतगर्दी के तसलसल के बावजूद सब्र का मुजाहरा किया है। अच्छा जी, साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि अफगानिस्तान के साथ सफारती और इक़्तिसादी ताउन बढ़ाया, जिसका मकसद दो तरफ़ा ताल्लुकात को बेहतर बनाना है और अफगान तालिबान फितनाउल ख़वारिज और फितनाउल हिंदुस्तान की हिमायत कर रहे हैं और इन ग्रोह को हर मुमकिन मदद फराहम कर रही है। पाकिस्तान खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दों और इनके सरपरस्तों से पाक कर दिया जाएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट दौरा और इम्पोर्टेंट दौरे के बाद ये खिताब जो कि बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, कबायली अमायदीन ने फील्ड मार्शल की जानिब से मौजूदा सूरत हाल में वाज़ेह गुफ्तगू को सराहा है और फील्ड मार्शल को पाकिस्तान में अमन के लिए अपने गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इज़हार भी किया। अमायदीन कहते हैं, जो कि कबायली अमायदीन पेशावर के, उन्होंने कहा कि फितनाउल ख़वारिज के नज़रिए को खैबर पख्तूनख्वा में कोई मकबूलियत हासिल नहीं। फील्ड मार्शल को 11 कोर हेडक्वार्टर्स में मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल, ऑपरेशनल तैयारियों से आगाह भी किया गया और पाक अफगान सरहद पर अमन और इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए इंसदाद दहशतगर्दी की जारी कोशिशों पर ब्रीफिंग भी दी गई है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का 11 कोर हेडक्वार्टर्स आमद पर कोर कमांडर पेशावर ने पुरतबाक इस्तकबाल किया। बिल्कुल ऐसा ही है, आगे बढ़ेंगे, कुछ और खबरों को भी शामिल कर लेते हैं, आज़ाद कश्मीर को भी ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। आज़ाद कश्मीर के बारे में हमने आपको माजी में बताया था कि पीपल्स पार्टी जो है वहाँ पर इस वक्त सर फहरिस्त है और नून लीग ने भी हिमायत का ऐलान किया। आज़ाद कश्मीर के अंदर हुकूमत साजी के मामले पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुलाकात कर ली है, मुलाकात हो गई है। ज़रा ये बता रहे हैं, सोर्सेज ये कंफर्म कर रहे हैं कि सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दरमियान मुलाकात ऐवान सदर में हुई है। इस मौके पर बिलावल भुट्टो जरदारी भी मौजूद थे और नून लीग का जो डेलीगेशन था वो भी मौजूद था। मुलाकात के अंदर मुल्क की मजबूरी जो सियासी सूरत हाल है कॉमनली वो डिस्कस हुई, लेकिन इन हाउस तब्दीली के हवाले से जो आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली है उस पर भी तबादला ख्याल किया गया। दैट वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अच्छा जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर मुमलिकत को दौरे सऊदी अरब के हवाले से भी एतमाद में लिया। मुलाकात में वज़ीर आज़म ने हुकूमती और सियासी मामलात पर सदर को ब्रीफिंग भी दी। इस मौके पर पाक अफगान ताल्लुकात में कशीदगी पर भी तफसीली गुफ्तगू की गई है। अच्छा जी, इम्पॉर्टेंट रहे पिछले
गुज़िश्ता दिन, जो कि बहुत ज़रूरी हमारे मुल्क के लिए, क्योंकि सऊदी अरब के दौरे पर थे वज़ीर आज़म। अब बात हो रही है खैबर पख्तूनख्वा की, वो इसलिए क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की जो नई काबीना तश्कील दे दी गई है और गवर्नर फैसल करीम टुंडी ने वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की जानिब से भेजी गई समरी पर दस्तखत भी कर दिए है। नई सूबाई काबीना जो है वो आज हल्फ उठाएगी। हल्फ बर्दारी की ये तकरीब गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा में होगी। बिल्कुल, गवर्नर हाउस के मुताबिक साबिक मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम को काबीना में शामिल किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में मीना खान, फजल शकूर, फैसल तुर्कई और आकिबुल्ला ये शामिल होंगे, जबकि शफी जान, खलीकुर रहमान, डॉक्टर अमजद भी काबीना का हिस्सा बनने जा रहे हैं। जबकि बुनीर से रियाज खान, फ़खर जहां, ताज मोहम्मद तरन को भी काबीना में शामिल किया गया। ये सारे वो लोग हैं जो कि नए कैबिनेट मेंबर्स होंगे और एक नई कैबिनेट तश्कील दी गई है भाई। और आज ये हल्फ बर्दारी की तकरीब होगी गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा में, जहाँ पर तमाम आला ओहदेदारान मौजूद होंगे और हल्फ लिया जाएगा। जी आगे बढ़ते हैं क्योंकि बहुत सारी खबरें हैं ना, तो उनको शामिल करते हैं। अच्छा, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की बात कर लेते हैं, जिन्होंने अफगान वफ़द के इस दावे को मुज़हका खेज़ और गैर मंतकी करार दिया, जिसमें कहा गया कि TTP के दहशतगर्द अफगान सरजमीन पर दरअसल पाकिस्तानी पनाह गुज़ीन है जो अपने घरों को वापस जा रहे हैं। ये वाकई में ऐसी स्टेटमेंट है जिस पर ख्वाजा सिर्फ सही कह रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो कि उन्होंने सोशल मीडिया पर एक जारी पैगाम किया, उसमें सवाल भी उठाया, ये कैसे पनाह गुज़ीन हैं जो अपने घरों में इंतहाई तबाहकुन असले से मुसल्लह होकर जा रहे हैं, और वो भी सड़कों या गाड़ियों के जरिए नहीं बल्कि चोरों की तरह पहाड़ों के दुश्वार गुजार रास्तों से पाकिस्तान में दाखिल हो रहे हैं। बिल्कुल, उन्होंने ये भी कहा कि अफगान वफ़द की ये जो दरअसल एक उनकी नीयत है ना, उसके फतूर और खुलूस के आरी रवैये का सबूत है कि आप एक तरफ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, एक तरफ मुज़ाकरात कर रहे हैं, दूसरी तरफ यू माइट बी हैविंग ये पता नहीं क्या हो रहा है कि छुप छुप के जा रहे हैं ना पहाड़ों के रास्ते से। इतनी दुश्वारी, सीधे सीधे चले जाओ भाई, बॉर्डर के जरिए आ जाओ, जा रहे हैं ना, बॉर्डर के जरिए आ जाओ भाई, लाइसेंस असला लेकर आ जाओ, वो बॉर्डर के जरिए आ जाओ, रजिस्ट्री एंट्री करा दो। मतलब भूल गए शायद ये वो वक्त जब 40 साल पहले गले लगाया था और यहाँ पर बैठकर खिलाया पिलाया सुलाया, और फिर उसके बाद कारोबार भी दिया, कारोबार को पनपने भी दिया। ये तमाम चीज़ें करने के बाद अब जब तकाजा कर रहे हैं आपसे लीगल होने का, तो आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, दैट इज शेमफुल। अच्छा जी, कोयटा का रुख कर लेते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट खबर है कोयटा वालों के लिए। महकमा दाखिला ने कोयटा में अमन और अमान की सूरत हाल के पेश नज़र मोबाइल डेटा सर्विस को एक दिन के लिए बंद करने की सिफारिश कर दी है। ज़राए के मुताबिक मोबाइल डेटा सर्विस रात 12 बजे से अगले दिन रात 12 बजे तक बंद रहने का इम्कान है। महकमा दाखिला के मुताबिक ये इक़दाम शहर में अमन और अमान की बेहतर सूरत हाल को यकीनी बनाने के लिए किया जा रहा है। बिल्कुल, ऑफिशियल्स ये कह रहे हैं कि मोबाइल डेटा सर्विस के बंद होने से अफवाहों की जो रोकथाम है और अमन कायम रखने में मदद मिलनी है। ये फैसला हुकूमती हुक्काम की जानिब से हालात का जायजा लेने के बाद किया गया है। उसका मकसद किसी भी मुमकिन तशवीश या बदअमनी को रोकना बताया जा रहा है। ऐसा पॉसिबल है, हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अब जहाँ अमन की बात होगी वहाँ पर सारे ऐसे इक़दाम जो कि लेने हैं आवाम की के लिए और उनकी जानो माल के लिए और अमन और अमान को बरकरार रखने के लिए, तो अब ये देखना है कि इसका इम्प्लीमेंट हो जाए। आपको याद है रहमान मलिक साहब वजीर दाखिला हुआ करते थे, और उस वक्त मतलब चींटी भी मार दी जाए ना तो वो उस पर जो है ना वो सिग्नल्स बंद हो जाया करते थे। उस वक्त इतना ज्यादा इंटरनेट का दौर नहीं होता था, लेकिन वो पूरा वो सिग्नल्स बंद करते थे उसके GSM के ना, तो आप नंबर पे कॉल नहीं कर सकते, सिर्फ PTCL खुला होता था। और वो वक्त था कि जब घरों से PTCL का इनखला हो रहा था ना, यानी कि PTCL खत्म हो रहे थे। बहुत सारे लोगों ने PTCL से शिफ्ट कर लिया था अपने मोबाइल फोन्स के ऊपर, तो वो PTCL जिनके घर में होता था फिर वही दौर आ गया था, मोहल्ले में उनके घर जाते थे, नंबर मिलाते थे और फिर फला को जो है कॉल किया करते थे। मगर इससे दुश्वारी भी होती है, मगर जाहिर सी बात है जो हमारी रियासत फैसला लेगी अवाम उनके साथ होगी। अच्छा जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर जो कि अपने नाज़रीन से शेयर करें और हम आपको बताएं कि जो हज और उम्रा ज़ायरीन है उनके लिए खबर है। सऊदी वजारत हज और उम्रा ने उम्रा पॉलिसी में अहम तब्दीलियां करते हुए नई उम्रा पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। अरब मीडिया के मुताबिक नए कानून के तहत वीज़ा की इब्तदाई मुद्दत यानी दाखिले से कबल की मुद्दत 3 माह से घटाकर अब 1 माह कर दी गई है। तहम सऊदी अरब में दाखिल होने के बाद आज़मीन को क़याम के लिए पहले की तरह 3 माह का वक्त ही मिलेगा। अच्छा, ये जो कदम है ना बढ़ती हुई उम्रा ज़ायरीन की तादाद को एक मैनेजमेंट के तौर पे यानी मैनेज करने के लिए उठाया गया है, जिसका इतलाक़ पाकिस्तान समेत तमाम ममालिक के उम्रा ज़ायरीन पर होने जा रहा है।
माहिरीन कुछ इस तरह से कहते हैं कि गर्मियों के इख्तिताम और मौसम सरमा के आगाज़ के साथ ही मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में ज़ायरीन की आमद में एक इजाफा देखा जा रहा है। नेशनल कमेटी बराए उम्रा और ज़ियारत के मुशीर ने भी बताया कि वजारत का ये फैसला इंतज़ामी बेहतरी और हुजूम को काबू करने के लिए उठाया गया। बिल्कुल। अच्छा जी, जो नए निज़ाम है ना, नए निज़ाम से हुक्काम को ज़ायरीन की आमद और रफ्त पर बेहतर निगरानी और सहूलतों की फराहमी में मदद मिलेगी। अच्छा जी, अगर फैक्ट बता दें और फिगर्स भी बता दें, उसके मुताबिक रवा उम्रा सीज़न के आगाज़ यानी जून के अवाइल से अब तक दुनिया भर से 40 लाख से ज़ायद ज़ायरीन को उम्रा वीज़े जारी किए जा चुके हैं। ये तादाद पिछले सीजन्स के मुकाबले में रिकॉर्ड इजाफा है और सिर्फ 5 माह में ही गैर मामूली पेशरफ देखी जा रही है। तो जाहिर सी बात है, एक बहुत बड़ा हुजूम होता है। बिलाल, आप गए हैं? अभी तक तो नहीं गया, चले लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द अल्लाह ताला हैं। आपको अपने घर बुलाए। मगर वहाँ पर जो एक रश है और जो सर्दी का सीज़न है, क्योंकि लास्ट ईयर मैं सर्दी के ही सीज़न में गई थी जनवरी में, तो वहाँ पर आपको वो कहते हैं ना, तिल धरने की जगह नहीं होती। एग्जैक्टली वही होता है, क्योंकि इस मौसम में सब चाहते हैं कि आ जाएं। वो इसलिए क्योंकि एक तो गर्मी वहाँ पर सऊदी अरब में बहुत ज़्यादा सख्त पड़ती है, तो इसीलिए ऐसा लगता है कि यही फैसला है, क्योंकि ये रिकॉर्ड पहली बार देखने में है कि 40 लाख से ज़ायद वीज़ा जो है वो जारी कर दिए जा चुके हैं। अच्छा जी, इस खबर से आगे बढ़ते हैं और कुछ आपके फेवरेट और सबके फेवरेट डोनाल्ड ट्रंप साहब की बात कर लेते हैं। बिल्कुल। जो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन समिट है ना, उसके दौरान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर मतलब उन्होंने स्टेज को जो है ना वो आग लगा दी है। एंड ही जस्ट नेल्ड इट। भारतीय वजीर आजम पर तंजिया वार कर दी है। और वाकई में आग लगा दी। जब आप बताएंगे ना नाज़रीन को, आग तो कहीं और लगी है। खड़े वो स्टेज पर थे एशिया पैसिफिक समिट के ऊपर, लेकिन आग कहाँ पर लगी है बता देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को खूनी कातिल करार दे दिया, मतलब खूनी कातिल कहा है उन्होंने। और जनूबी कोरिया में होने वाले समिट में खिताब के दौरान ट्रंप ने एक बार फिर ये दावा दोहराया कि पाक भारत जंग बंदी पर फैसला कौन किरदार उन्होंने अदा किया। डोनाल्ड ट्रंप ने तकरीर के दौरान मोदी की नकल उतारते हुए कहा, मोदी देखने में अच्छे मगर अंदर से कातिल जैसे सख्त इंसान है। अच्छा जी, वो ये पूछ रहे हैं और वो ये सवाल कर रहे हैं मोदी साहब से, डोनाल्ड ट्रंप साहब, क्या ये वही शख्स है जिसे मैं जानता हूँ? ट्रंप की इस हालियत अफसर ने भारत और अमेरिका के ताल्लुकात में नई तनाव की लहर पैदा कर दी गई। जाहिर सी बात है, ये बड़ी स्टेटमेंट है कि भाई वो नरम लगते हैं मगर वो अंदर से बहुत सख्त है और वो कातिल है। तो अच्छा जी, आलमी सतह पर मोदी के दोगलेपन और शिद्दत पसंदाना रवैये पर एक बार फिर जो बहस है वो छिड़ गई है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो इंटरनेशनल मीडिया हो, अफेयर्स हो, ये तमाम तर जगहों पर, जो कि एक इम्पोर्टेंट ही कहेंगे ना। कैन यू इमेजिन कि आप मजाक में किसी को इतना पकड़ दें कि आप बोले खूनी कातिल, क्या इज्जत रह गई होगी? वो भी इंटरनेशनली आप एक फोरम के ऊपर बात कर रहे हैं किसी मुल्क के, वो भी उस मुल्क के वजीर आजम जिसकी इकोनॉमी अच्छी है, जो सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है पूरी दुनिया में, भारत, इंडिया, उसके वजीर आजम को आप कह रहे हैं कि ही सीम्स लाइक लेकिन गलत बंदा बिठाया हुआ है ना सीट पर, इसलिए कह रहे हैं ना। मैं नहीं कहती, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब कहें तो अच्छा है। ट्रंप अंकल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने वो गलत बंदा बैठाया हुआ है ना, तो बंदा अच्छा बिठाएं आप। अभी बीजेपी के दोबारा से नुमाइंदे आएंगे और फिर उसके बाद इलेक्शंस आने वाले हैं भाई। अब तो वैसे ही हाई अलर्ट जारी किया बॉर्डर्स के ऊपर। इलेक्शंस के बाद अगर कुछ अच्छा कोई आ गया तो हो सकता है फिर कोई ताल्लुकात किसी तरह से अच्छे हो जाएं, अदरवाइज अभी तो नो चांस। जरा खेलों के मैदान की तरफ कूदते हैं और फिर छलांग लगाते हुए, जंप करते हुए, स्प्रिंट्स करते हुए आईसीसी तक पहुंचते हैं। और आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से शिकस्त देकर फाइनल में जगह बना ली है। अच्छा जी, अच्छा, मुंबई में खेले गए सनसनीखेज मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए आखिरी ओवर में 338 रन बनाए और जो पोएबे लिचफील्ड ने शानदार बैटिंग की है और उन्होंने 17 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 119 रन बनाए। एलसी पेरी ने 77 और एशले गार्डनर ने जो रन्स बनाए हैं उसको मैं बता देती हूँ, 63 रन्स बनाए और उन्होंने बड़ी शानदार इनिंग्स खेली। मगर जब भारत की जो टीम है, जब वो खेलने आई, उनकी जानिब से श्री चिरानी और दीप्ति शर्मा ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। हदफ के ताकुब में भारतीय टीम ने शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए और जो हदफ दिया गया था ऑस्ट्रेलिया की जानिब से, आई थिंक 338, उसका
भरपूर, मतलब हमने कल अच्छा मैच देखा। आई गेस लास्ट ओवर में बिल्कुल एग्जैक्टली और उन्होंने 339 रन का हदफ उन 49 ओवर में ही 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया था। अच्छा, जो जयमामा थी उन्होंने 127 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली जिसमें 14 चौके शामिल थे। अच्छा, कप्तान हरमनप्रीत कौर ने भी एक अहम इनिंग खेली और उन्होंने 80 रन्स बनाए। ये जो वर्ल्ड कप है ये अब एक ऐसे मरहले में दाखिल हो गया कि अब ये देखना है कि इसका ताज किसके सर होगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका और जो इंडिया है अब वो फाइनल खेलेगा। जिस तरह से हमने देखा कि गुज़िश्ता फाइनल में भारतीय जो टीम थी बॉयज़ की वो थे और फिर ऑस्ट्रेलिया आई गेस लास्ट टाइम वर्ल्ड कप में थी। अच्छा जी, आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल संडे को भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेला जाएगा। सो हु इज गोइंग टू विन? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीकन टीम भी बहुत अच्छी है, जबकि इंडियन टीम अच्छी है नो डाउट, लेकिन जरा बाइस होकर नहीं फेयर कमेंट दे रहा था कि साउथ अफ्रीका जीत जाएगा। आई डोंट वांट कि टैलेंट जो है वही जीते। सर अब मौसम के ऊपर आ जाए, मौसम क्या है, बदल रहा है या बदल गया? बहुत बदल गया है और इसके असरात भी हम देख रहे हैं। अच्छा जी, महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश, जबकि शुमाली और मगरबी इलाकों में सर्द रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद और गिरदोनवा का रुख कर लें तो वहाँ भी मौसम खुश रहने की पेश गोई की गई है। अच्छा, जबकि बलूचिस्तान के बेशतर अजला के अंदर मौसम सर्द और खुश रहेगा, जबकि मरी, गलियात और आसपास के इलाकों में भी मौसम काफ़ी ज़्यादा कहा गया कि ड्राई रहेगा। दूसरी जानिब लाहौर, फैसलाबाद, शेखुपुरा, गुजरावाला और ओकाड़ा में स्मोक छाए रहने की भी प्रेडिक्शंस की गई हैं। इसी तरह से सियालकोट, रहीम, यार खान, खानेवाल, मुल्तान और भावलपुर के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ भी स्मोक होगी। अच्छा, महकमा मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश रहेगा, जबकि सिंध के जनूब मशरकी साहिली इलाकों में मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की बात कर ली जाए तो वहाँ मौसम सर्द और खुश्क रहने की तवक्को जाहिर की गई है। ये तो खुला तजाद हो गया भाई, कराची की बात नहीं की जा रही है, क्यों? वैसे कराची की खबर वो वेदर जो है उसके अपडेट हम खुद ही देते हैं कि बहुत दोपहर के वक्त गर्मी है, धूप अच्छी है, मगर साथ ही साथ रात मगरिब के बाद वेदर अच्छा हो जाता है। मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं, फातिमा अख्तर जी, बताएं मौसम में क्या तब्दीली आ सकती है? अभी नवंबर शुरू हो गया, जैसे भी हो मगर अच्छी हो। एक तब्दीली आई थी, छोड़ दें उस तब्दीली को, छोड़ें, जरा बात करते हैं कुछ बात करते हैं उस तब्दीली के बाद आने वाली बीमारियों पर। हाँ, मौसम की बात कर रहे हैं भाई, मौसमी तब्दीली की ना, मौसमी तब्दीली पे बात कर रहे हैं। दमा एक आम मगर पेचीदा जो है वो सांस की बीमारी है जो दुनिया भर में लाखों अफराद को मुतासिर करती है। ये बीमारी फेफड़ों की हवा की नालियों में सूजिश पैदा करती है, जिसकी वजह से सांस लेने में मुश्किल, खांसी, छींके, छाती के अंदर दबाव और कभी कभार सांस का रुक जाना भी महसूस होता है। अच्छा, दमा किसी भी उम्र में हो सकता है और इसके हमले अचानक भी हो सकते हैं, ख़ास तौर पर एलर्जी, धुआं, माहौलियाती आलूदगी या जिस्मानी मुशक्क़त के दौरान। अगरचे दमा एक दायमी बीमारी है, लेकिन जदीद इलाज, दवाओं का बर वक्त इस्तेमाल और एहतियाती तदाबीर अपनाने से इसे मौसर अंदाज में कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये वेदर ऐसा है जिसमें दमा मुश्किल कर देता है आपके रूटीन को, तो इसीलिए क्या प्रिकॉशंस अपनाए जाएं वो आप बता दें। देखिए, जिस्मानी सेहत पर ये जो असरअंदाज होता है ना, मरीज की रोज़मर्रा की जिंदगी, नींद, काम की सलाहियत, हत्ता कि नफ्सियाती हालत पर भी ये असरअंदाज होता है। इस बीमारी के बारे में शऊर और एहतियाती तदाबीर अपनाना हर शख्स की ज़रूरत है ताकि दमा के हमलों के दौरान ज़िंदगी को महफूज और पुरसुकून भी बनाया जा सके। अच्छा, मुनासिब मेडिकल सपोर्ट हो, सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी हो और माहौलियाती अवामिल पर तवज्जो देने से जो दमे का मरीज़ है वो उसके असरात कम हो जाते हैं और ज़िंदगी उसकी एक मामूल के मुताबिक आ जाती है। क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि सांस की प्रॉब्लम है, फेफड़े जो है वो कमज़ोर हो रहे होते हैं, तो आपने या तो नेबुलाइज कराना होता है या फिर आप डॉक्टर के पास जाएं, प्रिस्क्राइब्ड जो मेडिसिन होती हैं, जो स्प्रेज होते हैं, माउथ स्प्रे, वो यूज़ कर रहे हैं। और फिर आप कुछ ऐसी जगहों पर नहीं रह सकते जहाँ पे धुआं हो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो या बहुत घुटन ज़्यादा माहौल हो, आप उसमें नहीं रहें। तो फिर डॉक्टर को दिखाएं, अपना ख्याल रखें, मास्क का इस्तेमाल करें और गर्म मशरूबात जैसे कॉफ़ी, चाय, कहवा, ये सब भी पी सकते हैं। साथ ही साथ अपनी मेडिसिन साथ रखें। अच्छा जी, ये तो हो गई सारी चीज़ें। अब वही चीज़ जो मैं हमेशा बिलाल से पूछती हूँ, वेयर आर वी गोइंग टुडे?
मतलब मुझे अच्छा लगता है कि रोज़ाना मैं इन लोगों को ऐसी बातें करता हूँ कि मैं आज आप लोग को यहाँ लेके जाऊँगा, वहाँ लेके जाऊँगा, वहाँ लेके जाऊँगा। एक दिन आएगा मैं इनको सब जगहों पर लेकर जाऊँगा, लेकिन आज मैं आप लोगों को जहाँ लेके जा रहा हूँ, छांगा मांगा का नाम सुना है? ये क्या है? छांगा मांगा के जंगलात दुनिया की मशहूर तरीन जंगलात हैं, और ये जंगलात कैसे बने, ये कैसे जो है वो जंगल बनाया गया और इसको किस तरह से आगे बढ़ाया गया और इसका मकसद क्या था। पंजाब का ज़िला कसूर है ना, कसूर के करीब वाक़ छांगा मांगा रेलवे स्टेशन भी अपनी सादा सी ज़ाहिरी शक्ल के बावजूद एक पाकिस्तान की सबसे दिलचस्प और तारीख़ी मुकामात में से एक है। तो इस रेलवे स्टेशन का इस जंगल से क्या ताल्लुक़ है, जरा ये जानते हैं आज। और ये पैकेज देख लेते हैं और इसमें क्या क्या चीजें वो तफसीली आपको बताते हैं, तो इस पैकेज के जरिए देखते हैं। यकीनन आप इस पैकेज को देखने के बाद, इस रिपोर्ट को देखने के बाद झांगा मांगा जाएंगे और जो कुदरती मनाजिर है उससे लुत्फ अंदोज होंगे। ये तो बात हो गई भाई टूरिज्म की, मगर अब जो सब परेशान है कराची वालों के, लग रहा है कि कोई अजाब आ गया उनकी लाइफ में ई चालान की सूरत में। और ई चालान जो है अब वो उसमें बहुत सारी बेज़ाब्तगियां भी दिख रही हैं और उसमें जो स्कैम्स हैं वो भी शुरू हो गए। एक तो हमारा मसला सबसे बड़ा ये है, कराची में इतने सारे माफियाज हैं, इतने सारे माफियाज हैं कि उनसे निपटना कम था कि अब एक ई चालान में भी एक माफिया आ गया कि वो जाली ई चालान भेज रहा है आपको और आपको कह रहा है कि भाई ये आपने खिलाफ वर्जी की है तो आप इसके पेमेंट करें। अच्छा, साथ ही साथ सवाल बिलाल ये होता है, सॉरी मैं आपकी बात को काट रही, कि बस अब होगा क्या, कि कौन स्टैंड लेगा, किस तरह लेगा, किस तरह से एक मैकेनिज्म, क्योंकि हम ये बार बार पूछ रहे थे ना एसएससी ट्रैफिक से कि भाई इसका मैकेनिज्म लोगों को समझ नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, कैसे नहीं आ रहा। अच्छा, इस पर जो है ना वो एक बात ये भी है कि कुछ और मामला भी हैं। एक तो होता है कि जाली चालान, एक होता है कि डिपार्टमेंटल कुछ खराबियां भी आ रही हैं सामने। सबसे पहली चीज जो सामने है, जिसको मैं कंडेम करता हूँ, जिसकी मैं मजम्मत करता हूँ, मैं कहता हूँ कि जो इंतहाई नारवा सलूक है इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो फौजदारी एक्ट हो, चाहे वो इनको सस्पेंड कर हो, चाहे वो इनको डिसमिस कर हो। सवाल ये है कि एक तस्वीर वायरल हो गई है आजकल सोशल मीडिया के ऊपर कि एक लड़का लड़की कोई ऐसी हरकत सकनात कर रहा है और वो पूरा कैमरे सर्वेलेंस के अंदर जो है सामने आ रही है। उस शख्स का गाड़ी का नंबर भी आ रहा है, उसकी शक्ल भी आ रही है, लेकिन अगर आप किसी मॉनिटरिंग फैसिलिटीज़ के अंदर हैं, किसी मॉनिटरिंग उसमें इदारे में हैं, तो आप कतई तौर पर इसको लीक आउट नहीं कर सकते। अगर आपने शहरियों की पर्सनल चीज़ों को लीक आउट किया है तो शायद आप बहुत सारी चीज़ों को लीक आउट कर सकते हैं और जो ज़िंदगी और सालमियत के ऊपर ना बड़े सवाल उठ जाएंगे। बहरहाल हमें गेस्ट ज्वाइन कर चुके हैं, सदर हैं मरकजी मुस्लिम लीग कराची, अहमद नदीम अवान साहब। अहमद नदीम साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, तुम बखैर जी, बहुत शुक्रिया। ये ज़रा आप बताएं कि आप तो चले गए, अदालत चले गए, ये हो क्या रहा है ई चालान की मद में? और ये पहले सिंधी अजरक नंबर प्लेट्स थी, फिर एक नई चीज़ आ गई है, वो अजरक प्लेट का सिस्टम ख़त्म कर दिया, अब ई चालान सिस्टम आ गया है। कैसे देख रहे हैं इस मामले को आप लोग? बहुत शुक्रिया बिलाल साहब। बात यह है कि हमारी सिंध हुकूमत इस वक्त बहुत एफिशिएंसी दिखा रही है और उन्होंने ये वाज़ेह तौर पे कहा है कि हम पंजाब से आगे हैं और कराची जो है वो लाहौर से आगे है। और इन्होंने साबित किया है कि कराची जुर्मानों में लाहौर से आगे है। जो जुर्माना लाहौर में 200 रुपए का होता है, वही जुर्माना कराची में 5000 रुपए में हो रहा है। जबकि जो सहूलियात दी जानी चाहिए आवाम को, उसके ऊपर इनकी कोई तवज्जो नहीं है। सड़कें इस वक्त, जो सड़कों की सूरत हाल है, हर कराची वाला इस वक्त परेशानी से दो चार है। लाखों मोटरसाइकिल सवार इस वक्त वो खड्डों पे जा रहे हैं, गाड़ियों की बुरी हालत हो चुकी है। आप घर से निकलते हैं, किसी के वक्त का वादा करके आप घंटों ट्रैफिक जाम में फंसे रहते हैं, बिल्कुल अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। तो इसके बाद ये मैं समझता हूं कि कराची वालों के साथ एक संगीन किस्म का जो है ना ये मजाक है कि सहूलत आप कोई भी नहीं दे रहे, शहर को मंजो दड़ो बनाया हुआ है और दुबई और यूरोप जैसे चालान आप यहाँ पे करना चाह रहे हैं। तो मरकजी मुस्लिम लीग ने कराची की आवाम की आवाज बनते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया है। हम कल सिंध हाई कोर्ट में हमने पटिशन दायर की है और उनसे रिक्वेस्ट की है अदालत से कि इस पे कराची के जो आवाम है इनके साथ जो ज्यादती है इसको देखा जाए, इसका अजाला किया जाए। एक ही मुल्क में मुख्तलिफ सहूलियात जिन शहरों में मौजूद है वहां सिर्फ 200 रुपए का जुर्माना और कराची के अंदर 500 का जुर्माना। इससे भी अगली बात यह है कि आप जुर्माने की अगर मुद्दत पूरी नहीं होती तो उसको एक तो आप ज्यादा जुर्माना ले रहे हैं, फिर उसकी कीमत डबल हो जाएगी, फिर उसके बाद आप उसका शाफी कार्ड ब्लॉक कर देंगे। आप एक बंदे ने अगर हेलमेट नहीं पहना या किसी जगह पे कोई उससे गलती हुई है
तो उसको उस गलती की सजा मिलनी चाहिए, चालान होना चाहिए, उस चालान को अदा करना चाहिए। मगर ये क्या तरीका है कि एक मोटरसाइकिल सवार जिसके ऊपर आप 20,000 का जुर्माना करते हैं, अगर 21 दिन में ना हो तो उसकी कीमत 40,000 हो जाए, उस बेचारे की तो मोटरसाइकिल की मालियत इतनी नहीं है कि जितने का आप उसको जुर्माना कर रहे हैं। और फिर ये है कि आपने अभी तक शहर के अंदर साइन बोर्ड्स नहीं लगाए हुए, इशारा फैसल पे भी किसी को मालूम नहीं कि ओवर स्पीड क्या यहाँ पे है, और आपको जेब्रा क्रॉसिंग नजर नहीं आती, आपके सिग्नल्स पूरे नहीं है, आपकी चीजें पूरी नहीं है, और आपने अपना शौक पूरा कर दिया कि शहर कराची के लोग जो पहले ही लावारिस हैं और जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, उनके ऊपर आप मिनिमम 5,000 10,000 से जुर्मानों की जो है ना रकमात वो आपने लगा के लाखों लोगों को जो है ना इसमें परेशानी में मुब्तला कर दिया। अच्छा अहमद नदीम साहब, ये बात तो आप भी कर रहे हैं, पूरा कराची ये बात कर रहा है कि भाई कोई मैकेनिज्म नहीं है, कहीं का चालान किसी के पास पहुंच रहा है, और फिर जो एक्साइज का जो सारा मामला है कि जिसके नाम की गाड़ी है वो कोई और बंदा चला रहा है, मगर चालान किसी और मालिकान के पास जा रहा है। तो ये सब सोचने से पहले आपको नहीं लगता कि स्टेक होल्डर्स को, दीगर जमातों को भी एतमाद में लेना चाहिए था, पहले से मुहिम चलानी चाहिए थी? अब इतने कम वक्त की मुहिम हुई, फिर उसके बाद कराची वालों को कुछ पता नहीं चला, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का बिगाड़ वो तो फल्ला इतना ज़्यादा है कि कराची वाले उससे भी नहीं निकले थे, फिर ई चालान हो गया। तो आपको क्या लगता है कि इस तमाम तर सूरत हाल में सिंध हुकूमत का किरदार क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि कराची पढ़े लिखे लोगों का, समझदार बाशऊर लोगों का, कानून के की पासदारी करने वालों का शहर है। सबसे ज्यादा टैक्स जो है वो कराची से यहाँ से जमा होता है, रेवेन्यू यहाँ से जनरेट होता है। हम पंजाब के छोटे छोटे शहरों में जाते हैं, वहाँ पे भी ई चालान होते हैं, सेफ सिटी कैमरास लगे हुए हैं। कराची के अंदर लाकानूनियत, यहाँ पे स्ट्रीट क्राइम जितने ज्यादा हैं कि यहाँ पे आपको सेफ सिटी कैमरों पे पहले आ जाना चाहिए था। फिर इसी तरह आपका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है, आपको बुनियादी सहूलत जो अवामी हक है अवाम को वो पहले देनी चाहिए थी। सड़कों के ऊपर जिन चीजों के ऊपर आप जाके चालान करना चाहते हैं वो आपको करना चाहिए था, जो आपके करने वाले काम है वो आपने अभी तक नहीं किए। और फिर कानून के अंदर भी ये लिखा हुआ है कि जहाँ पे किसी जुर्माने की अगर डेफिनेशन वाजे नहीं है कि ये इतनी लिमिट में होना चाहिए, तो वहां पे भी लिखा हुआ है कि एक माकूल जुर्माना इसके ऊपर लगाया जाए। तो अदालत इस बात को देखे कि एक मोटरसाइकिल सवार जिसकी मोटरसाइकिल की कीमत इतनी नहीं है, इतना आप उसके ऊपर भारी जुर्माना कर रहे हैं, वो बेचारा जो ये सहूलत नहीं रखता कि वो 4 व्हील पे जाए। तो आप वहां पर है तो सिंध हुकूमत इस वक्त मजाक कर रही है, सिंध हुकूमत कराची का मजाक उड़ा रही है। नहीं, अहमद नदीम साहब, आप पाकिस्तान के एक नुमाइंदा जमात हैं, मैं चाहूंगा कि आप इस पर भी जवाब दें कि सबसे पहले वो सिंधी अजरक वाली नंबर प्लेट्स थी, उसका क्या मकसद था कि वो कैमरास के अंदर फीड हो जाएंगी, आ जाएंगी, फिर उस चीज़ को ख़त्म किया गया। अब सीसीटीवी कैमरास लेकर आए कि कराची के ट्रैफिक को दुरुस्त किया जाएगा। घर के सीवरेज का निज़ाम बदतरीन हुआ है, घर के पानी पीने का निज़ाम बदतरीन हुआ है, घर की छत जो है वो टपक रही है, सीपेज का निज़ाम सीपेज हुआ है, घर के अंदर बिजली आ नहीं रही है, घर के अंदर गैस आ नहीं रही है, घर के अंदर जो है वो किराए देने के पैसे नहीं है, घर के आसपास की जो सड़कें हैं वो तबाही का शिकार हैं, और मैं जो है वो सीसीटीवी कैमराज लगा दूं, कैसा लगेगा? देखिए, ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि जो बुनियादी जरूरियात हैं वो फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी, और हुकूमत मुस्तकिल इस पे जो है नाकाम जा रही है। मैं अगर सिंध की तारीख को देखता हूँ ना, तो सिंध की तारीख के अंदर जो मुनज़्ज़म सबसे ज्यादा शहर था वो मंजो-दड़ो था, जो 5,000 साल कबल था। और उस मंजो-दड़ो को कैसे तबाह हुआ मुझे नहीं पता, तारीख भी इस हवाले से कराची को वही बनाने जा रहे हैं। मगर सिंध का जो दूसरा बड़ा शहरी मुनज़्ज़म शहर है कराची, उसको भुट्टो की नजर लग गई है। मुसलसल 17-18 साल से उसकी जो तरक्की है वो जवाल की तरफ जा रही है। वो शहर जिसकी सड़कें धुला करती थी, आज वहाँ पे सड़कें नहीं है। आप शिकवा क्यों कर रहे हैं? आपने कहा मोइंजो-दड़ो सबसे पहला शहर है, तो मोइंजो-दड़ो ही बनाना चाह रहे हैं वो। आप मोइंजो-दड़ो तो देखिए, वो बता रहे हैं कि वो लड़काना के करीब वो एक शहर था जिसको हम बना रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि आवाम को उसका बुनियादी हक देना चाहिए। यही वजह है कि मरकजी मुस्लिम लीग हकूक़ कराची मार्च भी हमने इसी हवाले से अनाउंस किया था। कराची की आवाज बनने के लिए भी हम निकले थे, और हम अब अदालत का दरवाजा भी इसी मकसद के लिए खटखटाया कि हम सड़कों पर भी मौजूद हैं।
अदालत में भी जाएंगे और अपना हक मांगेंगे ठीक है। कि ये कराची के शहर। बहुत शुक्रिया अहमद नदीम अवान साहब। अदालत जाएंगे और अदालत में पिटिशन दायर करने जा रही है कि भाई ये जो सीसीटीवी कैमरास लगाए जिससे शहरियों को मुश्किलात आ रही है, उस मुश्किलात का क्या होगा। और साथ ही साथ कई मुश्किलात हैं शहर कायद में, साथ ही साथ कचरा भी एक मुश्किल है। इस पर बात करेंगे अगले सेगमेंट में और जानेंगे कि भाई सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अपना काम कहाँ कर रही, क्या कर रही है, कर भी रही है, नहीं कर रही है। ब्रेक के बाद हमारे Stay साथ with us.